नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद की भूमिका। मंत्री परिषद से क्या अभिप्राय है, मंत्रियों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है, कौन कौन से मंत्रालय प्रमुख होते हैं। जो गठबंधन सरकार बनी है हमारी, उसमें जो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वह किस किस मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहेगी, किस मंत्री को हटा दिया गया है, इससे संबंधित कौन सा हमारा प्रावधान है, इन सब के बारे में बात करेंगे। भारत में पूरे विश्व में दो प्रकार की शासन की पद्धतियां अपनाई जाती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। तो जो भारत की शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रकार की सरकार है। इसी के बारे में आज हम सब जानने वाले हैं कि मंत्री परिषद क्या होती है और जो सरकार होती है, सरकार चलाने में मंत्री परिषद की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आइए आज के इस विषय को हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है मंत्री परिषद का पूरा मामला, हमने जाना कि चर्चा में क्या है। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून को इसका परिणाम आ गया। किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत से आसे 272 सीटें, 543 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ था। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला और 100 के आसपास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सीटें मिले हैं। राजग गठबंधन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। 9 जून को रविवार का दिन था। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कई एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषदों को शपथ दिलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है में जो शपथ ग्रहण दिलवाया गया 9 जून को, जिसमें हमारे पीएम के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र दास मोदी थे। उसमें मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ है उसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री या राज्य मंत्रियों की 2 श्रेणियां होती है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, छोटे मंत्रालय विभाग होते हैं उनके जिम्मे, लेकिन उनका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। और जो सिर्फ राज्य मंत्री होते हैं वह सहायक मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री का उसी विभाग का काम करते हैं। अब पक्ष में हम आज जानेंगे कि क्या होते हैं, क्या है हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संवैधानिक प्रावधान इसके लिए क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की इसमें भूमिका क्या होती है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, और मंत्रियों के उत्तरदायित्व में हम बात करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में। क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद? मतलब केंद्र जो की सरकार होती है उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी गई है। परिषद मतलब काउंसिल, मंत्री मतलब मिनिस्टर। मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के हमारे प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल से अभिप्राय क्या है कि जो हमारे 543 सीटों पर, लोकसभा के सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें सर्वाधिक जो सीटें पाई है बीजेपी 240, और इसका जो गठबंधन है उसका नाम है राजग गठबंधन। और राजग गठबंधन का एक घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है। और इसी पार्टी के नेता चुने गए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को रविवार को प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। अब सरकार की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? संविधान संशोधन अधिनियम हमारा क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री सहित भारत में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। और इससे संबंधित जो हमारा संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख होता है, हमारे भारत का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। उसको सलाह देने के लिए, नीतिगत फैसले करने के लिए, सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मंत्री अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं तो किसी न्यायालय में उसकी जांच की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है। अगर किसी
कानून या किसी सलाह या किसी विधेयक पर पुनर्विचार करना है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 75 हमारा क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। हमारा अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसको रिकमेंड करेगा कि यही हमारे कैबिनेट के, हमारी मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे, उनको आप शपथ दिलवा दीजिए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर बात समझिए, जो इलेक्टेड नहीं होते हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्री अपॉइंट होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। बार बार पूछता है कि जो पीएम हैं वो इलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, नियुक्ति होती है। और अन्य मंत्री, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। संसद का सदस्य बिना भी कोई मंत्री बन सकता है। अगर कोई मंत्री की शपथ ले लिया और संसद का सदस्य नहीं है, संसद से अभिप्राय राज्यसभा और लोकसभा से है। अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी का भी सदस्य नहीं है और फिर भी मंत्री पद के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया, तो उसके बारे में क्या प्रावधान है कि 6 माह के अंदर वह या तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए या लोकसभा का। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और अनुच्छेद 78 कहता है जो हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है? तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है प्रधानमंत्री के पास आता है, प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति को सूचित कर देता है। परिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हमारा आशय है भारत सरकार, मतलब भारत गवर्नमेंट, राज्यों से नहीं, यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की जा रही है। प्रमुख, लेकिन बराबर भी अनुच्छेद 75 सामूहिक उत्तरदायित्व प्रमुख है, क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है, सभी मंत्री उसको सूचित करते हैं, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वह सूचनाएं भेजता है, सलाह भेजता है। और इसके बाद भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। लेकिन एक जगह प्रश्न यह पूछेगा कि क्या मंत्री और प्रधानमंत्री की कहीं भी भूमिका समान है? तो हाँ, अगर हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो जितनी उत्तरदायित्वता अन्य मंत्रियों की है उतनी उत्तरदायित्वता भी प्रधानमंत्री की है। तो उत्तरदायित्व के मामले में, सामूहिक उत्तरदायित्व के मामले में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री एक साथ समान हैं। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को और विभागों को निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग की देखरेख करते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय जो होता है उसका प्रमुख भी हैं। और दिन प्रतिनिधि के प्रशासन और मंत्रालयों के बीच निगरानी रखने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग की भी देखरेख करता है। प्रधानमंत्री जो कैबिनेट का सचिवालय है उसका प्रमुख होता है। दिन प्रतिनिधि के प्रशासन और मंत्रालयों के बीच निगरानी का काम प्रधानमंत्री ही करता है। इसलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन उत्तरदायित्व के मामले में वह मंत्रियों के समान ही है। संसद में सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं ये लोग। वे केंद्र सरकार के रणनीतिक और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की देखरेख करते हैं, जैसे गृह मंत्रालय सबसे प्रमुख मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। ये से संबंधित बैठकों को आयोजित करने और उनमें भाग और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के अधिकार के साथ। अब देखिए, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें सभी मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है। जो कुछ प्रमुख विभाग होते हैं उसके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि राज्य मंत्री को भी बुला लिया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र। इन लोगों को जब सूचना दी जाती है तब ये लोग कैबिनेट की मीटिंगों में तो आते ही नहीं है। वैसे अगर मीटिंग करनी होती है तब इन लोगों को अलग से सूचना दी जाती है। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है, जो पहली बार भी थी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग, निर्मला सीतारमण वित्त और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री सीओएम के कनिष्ठ सदस्य होते हैं। सीओएम मतलब मंत्रिपरिषद, सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिपरिषद।
राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट मंत्रियों केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों बिना निगरानी के बिना अपने संबंधित मंत्रालय का प्रशासन करने का अधिकार है। स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री स्वतंत्र, उनको छोटा कैबिनेट मंत्री मान सकते हैं, क्योंकि इसको निगरानी करने का अधिकार किसी भी कैबिनेट मंत्री के पास नहीं है। वह अपने मंत्रालय का खुद प्रमुख होता है, लेकिन वह जो मंत्रालय विभाग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। बात कर प्रधानमंत्री को ये लोग अपनी सीधी रिपोर्ट पेश करते हैं। बात कर लेते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को मंत्रालय पर प्रमुख प्रशासनिक कर्तव्य नहीं निभाने होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, वरिष्ठ द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। महत्वपूर्ण कार्यभार वाले मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करने वाले 2 या 3 राज्य मंत्री हो सकते हैं। हमने आपको बताया जैसे अनुराग ठाकुर थे राज्य मंत्री आपके वित्त मंत्रालय के, निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री थी, गृह मंत्रालय के अजय मिश्रा टेनी थे, अमित शाह के कैबिनेट मंत्री थे। वैसे ही यह बताया जा रहा है कि जो राज्य मंत्री होते हैं वह सहायक मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री किसी जो बड़ा विभाग होता है उसमें 2-3 राज्य मंत्री भी रह सकते हैं। वह कैबिनेट मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए, या कोई कैबिनेट मंत्री उनको विशिष्ट काम सौंप देगा तो उस काम को करेंगे और अपने कैबिनेट मंत्री को सूचित करेंगे। वह अपने मंत्रालय का कुछ भी नहीं होते हैं, केवल सहायक के रूप में, ऑफिस असिस्टेंट कह लेंगे, उसके रूप में काम करते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व से संबंधित, मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है? 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और एक सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, या केवल एक के प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमारा उत्तर होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। 2 तरीके की होती है, जब सरकार विश्वास मत में होती है तो सरकार बनी रहती है, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात अविश्वास का मत प्रस्ताव, इसका मतलब जो सरकार है उसमें उतने मंत्री नहीं हैं जो सरकार चलाने के लिए आवश्यक है, अर्थात उनकी जो संख्या है वो 272 से सदस्य संख्या से कम हो गई है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन यह जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है, अगर कोई सरकार है और उसमें किसी मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सांचे में इसको हम ढालकर देख सकते हैं। यह जो हमारी पूरी कक्षा रही यह कैबिनेट से रही, मंत्रिपरिषद से रही। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की हम लोगों ने बात की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कौन कौन से प्रमुख विभाग होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, उनका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, या चुनाव उसका होता है, इन सारे मुद्दों पर हमने बात किया। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।